अमेरिका में राहुल गांधी के प्रवचन के कुछ अंश जो दिखाए नहीं गए। सवाल, राहुल आपकी पार्टी का ममता बनर्जी तक से सीट समझौता नहीं हुआ, हिंदुत्व के नाम पर बनी शिवसेना के साथ भी है। मोदी को हटाने के अलावा किसी और बात पर भी इंडी अलायंस सहमत है क्या? राहुल, नो, एक्चुअली वैसे ये इंडी अलायंस नहीं, इंडिया अलायंस है। सवाल, इंडिया में एक किस लिए है? राहुल, अलायंस। सवाल, फिर 2 बार अलायंस का क्या मतलब? आरक्षण खत्म करने की वकालत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी घिर गए हैं। राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बसपा सुप्रीमो मायावती ने हमला बोला है। जहां मायावती ने राहुल गांधी के नाटक से सतर्क रहने की सलाह दी है, तो वहीं चिराग पासवान ने आरक्षण खत्म करने की बात को भी अपराध बताया है। मायावती ने राहुल गांधी के बयान को लेकर एक्स, पहले ट्विटर पर लिखा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहे, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। मायावती ने लिखा, इन वर्गों के लोग कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के दिए इस घातक बयान से सावधान रहे, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। यह लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहे। मायावती ने कहा, कांग्रेस की सोच हमेशा शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है। उन्होंने कहा, जब तक देश से जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता तब तक आरक्षण जारी रहना जरूरी है। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोजपा आर के मुखिया चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने भी ट्विटर पर अपनी राय रखी। उन्होंने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस की मानसिकता का पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस चाहती है और उनकी प्राथमिकताओं में यह रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। चिराग पासवान ने लिखा, आरक्षण को समाप्त करना तो दूर, कोई उस प्रावधान से छेड़छाड़ करने की भी नहीं सोच सकता। कांग्रेसी मानसिकता वाले लोग जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे बयानों का इस्तेमाल करते आए हैं। आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस का चुनावी जुमला है, जिससे हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। भाजपा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP ब्रजलाल ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। ब्रजलाल ने कहा, राहुल गांधी के मन की बात मुंह पर आ गई है। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने 1961 में SC आरक्षण का विरोध किया था और इन्होंने हमेशा OBC को तिरस्कृत किया है। राहुल गांधी के बयान के बाद अब कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। यह पूरा विवाद राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए एक बयान के बाद चालू हुआ है। राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका के जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में आरक्षण खत्म करने को लेकर बात की। राहुल गांधी से जब यह सवाल पूछा गया कि भारत में जातिगत आधार पर आरक्षण कब खत्म होगा, तो उन्होंने कहा, हम आरक्षण खत्म करने की तब सोचेंगे जब भारत में निष्पक्षता होगी। अभी भारत में निष्पक्षता नहीं है। अभी कुछ ऊंची जातियों के लोग भी कहते हैं कि हमने आखिर क्या गलत किया है, हमें क्या सजा मिल रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन उनकी हरकतें और बयान भारतीय राजनीति में खूब चर्चाएं बटोर रहे हैं। अमेरिका में आयोजित कार्यक्रमों में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर खुलकर हमला बोला है। उनके इस दौरे के दौरान कई बड़े मुद्दों पर दिए गए बयान सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा उनकी भविष्यवाणी की हो रही है, जिसमें उन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, हमें पूरा भरोसा है, हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और इन दोनों राज्यों में जीत हासिल करेंगे। आने वाले 2 से 3 महीनों में यह चुनाव होंगे और हमें यकीन है कि हम इन चुनावों में सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने यह भी जोर दिया कि इन राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की जीत तय है।
लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता सुधीर कुमार सिंधे ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, जब वे देश के गृह मंत्री थे तब उन्हें कश्मीर के लाल चौक पर जाने से डर लगता था। हालांकि वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं सकते थे। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अपने संस्मरण 5 डिकेड्स ऑफ पॉलिटिक्स के विमोचन के दौरान कांग्रेस नेता सुशील कुमार सिंधे ने एक पुराना किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं गृह मंत्री बनने से पहले से शिक्षाविद विजय धर से मिलने जाता था। मैं उनसे सलाह लेता था। एक बार उन्होंने कहा कि श्रीनगर के लाल चौक जाओ, वहां लोगों से मिलो, भाषण दो और डल झील के आसपास घूमो। सिंधे ने कहा, इस सलाह से लोगों में एक अच्छा संदेश गया था और इसका मुझे अच्छा प्रचार मिला था। लोगों को लगता था कि कोई गृह मंत्री है जो बिना किसी डर के कश्मीर और लाल चौक का दौरा करता है, लेकिन वास्तव में मुझे अंदर से डर लगता था। शिंदे के इतना कहते ही सारा हॉल हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। इधर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सिंधे की इस बात को स्वीकारोक्ति को लेकर कांग्रेस को लपेटे में लिया है। पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सिंधे का यह वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सुशील कुमार सिंधे ने बताया है कि उन्हें गृह मंत्री रहते हुए कश्मीर जाने से डर लगता था। यही तो प्रमाण है कि आर्टिकल 370 और 35A हटने से पहले जम्मू कश्मीर में पीपीपी, पाकिस्तान परस्ती, परिवारवादी और पत्थरबाजी की राजनीति को किस तरह से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने बढ़ावा देने का काम किया। पूनावाला ने कहा, आज मोदी सरकार में लाल चौक से लेकर लाल चौक तक तिरंगा लहरा रहा है। जिन गलियों में आतंकी गोली चलाते थे, आज वहां सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आराम से कश्मीर जाते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर को आतंक के दिनों में वापस ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस को शिंदे की बात पर गौर करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके साथ ही पार्टी ने राज्य की 90 में से कुल 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। हरियाणा की सियासत में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की लड़ाई जग जाहिर है। दोनों वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का अलग अलग ग्रुप है। सूबे में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही टिकट वितरण पर सभी की नजरें हैं कि किस ग्रुप के नेताओं को कितने टिकट दिए जाएंगे। वर्तमान परिदृश्यों की बात करें तो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने 41 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इन 41 प्रत्याशियों में अभी तक शैलजा गुट के दर्जन भर नेताओं को टिकट नहीं मिला है। अब टिकट वितरण को आधार बनाकर कुमारी शैलजा के नाराज होने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके इस्तीफे की बात भी कही जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर हरियाणवी ताऊ नाम के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दावा किया गया है कि सांसद कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। वहीं इस्तीफे के कारण सोशल मीडिया पोस्ट में सीट वितरण में हुड्डा के दबदबे को बताया गया है। हालांकि इस पोस्ट पर हरियाणा मांगे शैलजा नाम के हैंडल से मामले पर सफाई दी गई है। सफाई में लिखा गया है कि भाजपा IT सेल बहन कुमारी शैलजा से बेहद डरा हुआ है और अब 2 साल पुरानी न्यूज चला रहे हैं। लेकिन ये दुष्प्रचार करने वाले समझ लें कि कुमारी शैलजा पार्टी की वफादार हैं और हमेशा कांग्रेस परिवार के साथ रहेंगी। हाँ, G23 बनाने वाले लोग जरूर ऐसा सोच सकते हैं। हरियाणा मांगे शैलजा हैंडल ने अपनी सफाई की अंतिम लाइन में भूपेंद्र हुड्डा को भी आड़े हाथ लिया है, क्योंकि कांग्रेस में कुछ वर्ष पहले एक G23 ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में भूपेंद्र हुड्डा भी थे। यह ग्रुप कांग्रेस पार्टी पर गांधी परिवार के वर्चस्व के खिलाफ था। हालांकि बाद में हुड्डा के ही सहयोग से G23 ग्रुप को प्रियंका वाड्रा ने तोड़ दिया था। बता दें, कुमारी शैलजा अभी हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं। इसके साथ ही वह हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए काफी मेहनत कर रही हैं। कुमारी शैलजा के इस्तीफे की खबर पूरी तरह से गलत और निराधार है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोर पकड़ गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत से जुट गई है। इस बार बीजेपी सभी जातीय समीकरणों के साथ साथ कांग्रेस के भ्रष्टाचार को भी बड़ा मुद्दा बनाएगी। चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य चेहरा होंगे। पीएम मोदी की चुनावी रैलियों का शेड्यूल भी लगभग फिक्स हो गया है। पीएम मोदी 14 सितंबर से हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी 14 सितंबर को पहली रैली कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे। इसी इलाके की लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी उम्मीदवार हैं।
सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए मतदान की तारीख 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दी है। हरियाणा में चुनाव का नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर होगी। नामांकन पत्र की जांच 13 सितंबर को की जाएगी। 16 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 5 अक्टूबर को होगा। हरियाणा में सभी 90 सीटों पर एक साथ मतदान होना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। आबकारी नीति में घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में होने के बीच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बार बार मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा जेल से ही दिल्ली सरकार चलाने की बात दोहराई है। ताजा मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मंगलवार को गृह मंत्रालय को भाजपा विधायकों की चिट्ठी भेजी है। इससे पहले 30 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने दिल्ली में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था, दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था पंगु हो गई है। आबकारी नीति घोटाले के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 महीने से अधिक समय से जेल में हैं। जेल में बंद होने के बावजूद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है, जिससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। भाजपा नेता ने आगे कहा था, दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले लेने में देरी हो रही है, जिससे आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रही है। आप सरकार संवैधानिक नीति और परंपराओं का उल्लंघन कर रही है। छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन अप्रैल 2021 से लंबित है। इससे दिल्ली नगर निगम को आवश्यकता के अनुसार फंड नहीं मिल रहा है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा था, दिल्ली सरकार केग की 11 रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कर रही है। विधायकों ने ज्ञापन में आबकारी घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार सहित भ्रष्टाचार के अन्य आरोपों का भी उल्लेख किया गया है। दिल्ली सरकार पर केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। भाजपा विधायकों ने कहा था, राजधानी में शासन की बिगड़ती स्थिति के कारण दिल्ली के नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं बाधित हो रही है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने कहा कि आने वाले दिल्ली चुनाव में बीजेपी पहले ही हार मान चुकी है। चोर दरवाजे से केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करना चाहती है। बीजेपी का एकमात्र काम चुनी हुई सरकार को गिराना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डरती है। वहीं केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की सेवा की है। ये बीजेपी का नया षड्यंत्र है। अब की बार दिल्ली चुनाव में उनकी 0 सीट आएगी। वहीं दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूं कि दिल्ली की बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय करना है कि उनको 4 महीने बाद चुनाव हारना है या 4 महीने पहले चुनाव हारना है। कल चुनाव की तारीख घोषित कर दें, हम पीछे नहीं हैं। बीजेपी के लोगों को अगर हारने में देरी लग रही है तो जल्दी चुनाव तारीख घोषित कर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। राहुल की फॉरेन पॉलिसी एकदम क्लियर है, किसी भी देश में रहे लेकिन भारत में हालात खराब बताना है। यकीन ना हो तो उनके विदेश दौरों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। 2017 में उन्होंने अमेरिकी दौरे पर कहा था भारत को कुछ ताकतें बांट रही है। 2018 में बहरीन दौरे पर कहा था कि भारत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 2018 में ही सिंगापुर दौरे पर कहा था भारत में आज़ादी खतरे में है। 2023 में लंदन में कहा था भारत में लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। 2023 में ही बेल्जियम दौरे पर कहा था भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ गई है। विपक्ष के नेता के तौर पर वो पहली बार अमेरिकी यात्रा पर है। यहां भी राहुल की फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो विचार व्यक्त किए उनसे यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि उन्हें भारत में कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उनकी माने तो भारत में सभी संस्थाओं और यहां तक कि न्यायिक तंत्र पर भी चंद लोगों का कब्जा है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को यह समझाने की कोशिश की कि भारत में भाजपा आरएसएस महिलाओं को दबाने में लगे हैं। अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए फिर से कुछ ऐसी बातें कही जिन पर विवाद होना ही था। इस पर आश्चर्य नहीं कि भाजपा नेताओं ने उनके बयान पर आपत्ति जताई और उन पर विदेश में देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। यह तय है कि इससे राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
उन्होंने भारत में राजनीति में प्यार, सम्मान और आदर के अभाव पर चिंता व्यक्त की, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि वे खुद अपने राजनीतिक विरोधियों और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति किस तरह अपनी नफरत व्यक्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे यह काम विदेश में भी जारी रखते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। इसी क्रम में उन्होंने ऐसी कई बातें कही जो उनकी राजनीतिक संकीर्णता को प्रकट करने वाली है। उन्होंने एक बार फिर भारत को अमेरिका की तरह राज्यों का संघ बता दिया। वे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने यह मनगढ़ंत आरोप उछाला कि भारत में विविधता का निरादर हो रहा है। इससे भी खराब बात यह रही कि पता नहीं कैसे वे इस नतीजे पर पहुंच गए कि भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाओं पर हिंदी थोपी जा रही है और उनकी संस्कृति, खान पान आदि को कमतर बताया जा रहा है। यह एक शरारत भरी बात है कि भारत में हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के बीच संघर्ष जारी है। आखिर कौन है जो राहुल गांधी को यह समझा रहा है कि भारत में ऐसा हो रहा है? क्योंकि देश में कोई भी किसी भाषा या उसकी संस्कृति को कमतर नहीं बता रहा। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी की लोकप्रियता स्वतः बढ़ रही है और इस कारण बढ़ रही है क्योंकि एक तो वहाँ हिंदी भाषी बढ़ रहे हैं और दूसरे गैर हिंदी भाषियों को हिंदी सीखने की आवश्यकता महसूस हो रही है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो विचार व्यक्त किए उनसे यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि उन्हें भारत में कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उनकी माने तो भारत में सभी संस्थाओं और यहाँ तक कि न्यायिक तंत्र पर भी चंद लोग यानी भाजपा और आरएसएस का कब्जा है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को यह समझाने की कोशिश की कि भारत में भाजपा और आरएसएस महिलाओं को दबाने में लगे हैं। उनके हिसाब से भारत में हुनरमंद लोगों को किनारे किया जा रहा है, इसमें संदेह नहीं। उन्हें भाजपा, आरएसएस और मोदी सरकार रास नहीं आ रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे विदेश में देश को नीचा दिखाने में लग जाए। वे पहले भी ऐसा करते रहे हैं और यहां तक कह चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब वे इसमें भी जोड़ रहे हैं कि संविधान खतरे में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।